नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज बिना कोई देरी किए आज की क्लास में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आपको इसमें प्रश्नों के साथ साथ एनसीईआरटी फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आपका पहला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? विकल्प है वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायु के अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या वायु के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का अवशोषण। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। ठीक है, तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन बड़ी तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है। इस घटना को रेले प्रकीर्णन कहा जाता है, जो वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और नीला प्रकाश किरणों का तरंगदैर्ध्य लाल प्रकाश किरणों के तुलना में कम होता है, इसलिए वे अधिक प्रकीर्णित होती हैं। आपने देखा है प्रातः काल में या सायं काल में सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि उस समय प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी होती है और छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, त्वरण का चिन्ह वेग के सापेक्ष उसकी दिशा पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है कि त्वरण हमेशा धनात्मक होता है, चाहे किसी भी दिशा में हो। यदि त्वरण की वेग की दिशा के विपरीत हो तो वह धनात्मक होता है। त्वरण धनात्मक होता है यदि वेग की दिशा में हो और ऋणात्मक होता है यदि वह विपरीत दिशा में हो। तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा कि त्वरण धनात्मक होता है यदि वेग की दिशा में हो और ऋणात्मक होता है यदि विपरीत दिशा में हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जवाब दिया गया है। तो देखिए त्वरण क्या है, एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका परिमाण वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है और दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है। यदि त्वरण वेग की दिशा में होता है तो वेग का परिमाण बढ़ता है और इसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है, और यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में हो तो वेग का परिमाण घटता है, जिसे ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका उत्तक के कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? विकल्प है कि यह वसा ग्लोब्यूल्स के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, यह शारीरिक ढांचे को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है, यह आंतरिक अंगों को यांत्रिक क्षति से बचाता है, यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना का त्वरित रूप से संचारण करता है। तो सही जवाब है आपका विकल्प डी, कि यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचनाओं का त्वरित रूप से संचार करता है। ठीक है, तो तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचना का संग्रहण करना, प्रसंस्करण करना और उसका संप्रेषण करना है। तंत्रिका उत्तक में न्यूरॉन तथा न्यूरोलिया कोशिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन कोशिका की प्रमुख संरचना डेंड्रॉइड कोशिका काय, एक्सॉन तथा सिनेप्टिक सिरा होती है। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं का निर्माण करता है और तंत्रिका उत्तक शरीर के समन्वय, नियंत्रण और त्वरित प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सही है? विकल्प है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा होता है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से छोटा होता है, या प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब से बड़ा होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी,
प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और बिंब से छोटा होता है। ठीक है। अवतल लेंस कैसा होता है? यह अपसारी होता है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु किसी भी दूरी पर रखी गई हो। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा लेंस के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी होती है। अपसारी लेंस समानांतर किरणों के पुंज को अपसरित करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे फोकस से आ रही हो। देखेंगे अगले प्रश्न को। मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य है? आपको बताना है प्लाज्मा का क्या कार्य होता है। विकल्प है कि यह चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यह ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बनाए रखता है, यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। सही विकल्प है आपका विकल्प सी। यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल भाग है। इसका रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा मुख्यतः पानी के लगभग 90 से 92% और घुले हुए पदार्थों के लगभग 8 से 10% से बना होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत भोजन के पोषक तत्व, हार्मोन, एंजाइम, लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थ आदि घुले होते हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को। पुनर्जनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है पुनर्जनन में विशिष्ट कोशिकाओं का उपयोग होता है और कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। जटिल जंतुओं में पुनर्जनन ऊतकों की मरम्मत तक सीमित होता है, न कि संपूर्ण जीव के निर्माण तक। कुछ खोए हुए शरीर के अंगों को पुनः विकसित कर सकते हैं और पूरी तरह से नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। स्पाइरोगायरा जैसे सरल बहुकोशिकीय जीवों में खंडन होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन है आपका विकल्प सी। कुछ खोए हुए शरीर के अंगों को पुनः विकसित कर सकते हैं और पूरी तरह से नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। और बाकी के जो 3 विकल्प हैं आपके सही हैं। ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको। पुनर्जनन में विशिष्ट कोशिकाएं और कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। सरल जीवों जैसे कि हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इसमें पुनर्जनन द्वारा पूरे जीव का निर्माण हो सकता है। जटिल जंतुओं जैसे मनुष्य में पुनर्जनन केवल ऊतकों या अंगों की मरम्मत तक सीमित होता है, पूरे जीव के निर्माण तक नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है? जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड सिंधी या असील? तो सही जवाब है आपका विकल्प सी, रेड सिंधी। ठीक है। आइए देखते हैं रेड सिंधी गाय के बारे में। रेड सिंधी गाय भारत की देसी नस्ल है जो सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। यह नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है और गर्म जलवायु सहन करने की क्षमता रखती है। रेड सिंधी गाय औसतन 1200 से 1800 लीटर दूध प्रति दुग्ध अवधि देती है। इस नस्ल का रंग ईंट लाल से गहरा लाल होता है तथा शरीर मजबूत और मध्यम आकार का होता है। आप यहाँ पे रेड सिंधी गाय का चित्र भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है, गर्मी सहन करने की अधिक क्षमता है, कम देखभाल में अच्छा उत्पादन है तथा कठिन परिस्थितियों में भी अनुकूल है। तो यानी कि यह गाय जो है आपके लिए हर तरह से सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प है लवण, तांबा, वायु, जल। सही जवाब है आपका विकल्प बी, तांबा। ठीक है। जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Cu। यह एक शुद्ध पदार्थ होता है। तांबा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धातु तत्व होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्वों को और सरल पदार्थों में रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता।
तत्वों के निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। तांबा एक धातु तत्व है जो अच्छा विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। लवण वायु और जल मिश्रण या यौगिक है, इसलिए ये तत्व नहीं है बल्कि ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? आपको बताना है तांबा, लोहा, पोटेशियम, जिंक। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी, पोटेशियम। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया गया है। जो तत्व नीचे हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं और जो तत्व ऊपर हैं वो अधिक अभिक्रियाशील हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी, तांबा, सीसा, ये क्या है, ये सभी कम अभिक्रियाशील होते हैं। वही पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी अधिक जो है कि अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो जो धातु श्रेणी में सबसे ऊपर है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है, इसलिए यह सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो वो है सोना। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का भौतिक गुणधर्म है? विकल्प है मृदु होती हैं और हल्के बल से टूट जाती हैं, अत्यधिक तन्य और आघातवर्धनीय होती हैं, कम तापमान पर गैस उत्सर्जित करती हैं, ऊष्मा की कुचालक और भंगुर होती हैं। सही जवाब है आपका विकल्प बी, अत्यधिक तन्य और आघातवर्धनीय होती हैं। तो धातुओं की प्रमुख भौतिक विशेषता क्या है? कि तन्यता, आघातवर्धनीयता, धातु कांता और ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। अगला प्रश्न है कि किसी बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कैसे की जाती है? कार्य बराबर बल बटा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर विस्थापन बटा बल, या कार्य बराबर बल प्लस विस्थापन। सही जवाब है आपका विकल्प बी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसे W इक्वल टू FS भी कहते हैं। तो जब किसी बल के कारण किसी वस्तु में विस्थापन होता है तभी उस बल द्वारा कार्य किया जाता है, और कार्य तभी किया जाता है जब बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो। कार्य क्या है? एक स्केलर राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आवश्यक है? केवल पानी, हवा और पानी दोनों, केवल शुष्क हवा, या केवल हवा। सही जवाब है आपका विकल्प बी, हवा और पानी दोनों। ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए दोनों कारक मौजूद होने चाहिए, हवा और पानी। ठीक है, जंग जो है लोहे की सतह पर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O के बनने से होती है। केवल शुष्क हवा में जंग नहीं लगती क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है। केवल पानी में डूबे होने पर भी जंग नहीं लगती क्योंकि हवा की कमी होती है। तो हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में लौह धीरे धीरे जंग खाता है। जंग लगने की प्रक्रिया को रोकने के लिए लोहे को पेंट, ग्रीस या जिंक की परत से ढका जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है या किससे होता है? पिता के शुक्राणु, माता के अंडाणु, ऑटोसोम की संख्या, या माइटोकॉन्ड्रियल। सही जवाब है आपका विकल्प ए, पिता के शुक्राणु से। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। महिला में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। महिला केवल X गुणसूत्र युक्त अंडाणु बनाती है, उसमें Y गुणसूत्र नहीं होता। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं, कुछ में X गुणसूत्र तथा कुछ में Y गुणसूत्र होता है। यदि X शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो XX यानी कि स्त्री बनती है, और यदि Y शुक्राणु जो है कि मिलता है तो XY यानी कि पुरुष बनता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो पिता के स्पर्म पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए।
अभिक्रिया है CaCO3 प्लस XHCl अभिक्रिया करके YCaCl2 प्लस CO2 प्लस Z2O। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है जो है कि आपका विकल्प सी, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कॉन्सर्ट हॉल की छतें अक्सर घुमावदार क्यों बनाई जाती हैं? ध्वनि की सभी दिशा में समान रूप से परावर्तित करने के लिए, प्रतिध्वनि को पूरी तरह से रोकने के लिए, हवा में ध्वनि की गति को कम करने के लिए, या ध्वनि को अवशोषित करने और उसकी तीव्रता को कम करने के लिए। तो सही जवाब है आपका विकल्प ए, ध्वनि को सभी दिशाओं में समान रूप से परावर्तित करने के लिए। ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं और जब वे किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। घुमावदार छतें ध्वनि तरंगों को विभिन्न दिशाओं में परावर्तित करती है, जिससे ध्वनि पूरे हॉल में समान रूप से पहुंचती है और इससे श्रोताओं को हर स्थान पर ध्वनि स्पष्ट और समान तीव्रता के साथ सुनाई देती है। तो ध्वनि का परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। इसी कारण कॉन्सर्ट हॉल, सभागार आदि की छतें प्रायः घुमावदार बनाई जाती हैं। ठीक है, देखें अगले प्रश्न को। न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? विकल्प है गिरती हुई वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध की प्रकृति, किसी एकल वस्तु द्वारा गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति, सदैव युग्म में होने वाले बलों की प्रकृति। सही जवाब है विकल्प डी, सदैव युग्मों में होने वाले बल की प्रकृति। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। ये बल हमेशा एक ही सीध में होते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्र इकाई द्रव्यमान में होता है क्या? किसी यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योगफल, किसी यौगिक के सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के प्रोटॉन की संख्या का योगफल, सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योगफल, या सभी परमाणु के परमाणु क्रमांक का योगफल। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, किसी यौगिक के सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योगफल। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं आयनिक यौगिकों में सूत्र इकाई आयन की सबसे सरल पूर्णांक अनुपात को दर्शाती है। सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान या ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। यह द्रव्यमान अणु द्रव्यमान के समान होता है, परंतु आयनिक यौगिक में अणु नहीं सूत्र इकाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह किसका भी एक उदाहरण है? अवक्षेपण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों में आयन एक दूसरे के साथ अदल बदल कर नए यौगिक बनाते हैं। जब अभिकारकों के बीच आयनों के अदल बदल से कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में BaSO4 एक सफेद अघुलनशील अवक्षेप बनता है। 19 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सरकार द्वारा प्रायोजित पर्यावरण संरक्षण योजनाएं, सरकार द्वारा प्रायोजित जल संचयन योजनाएं, या वन की सुरक्षा में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, या पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग। सही जवाब है विकल्प सी, वनों की सुरक्षा में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी।
इसका आरंभ कब हुआ था? 1970 के दशक में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। यह आंदोलन वनों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाना था। यह आंदोलन स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर आधारित था। चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण, वनों के सतत उपयोग और पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व को उजागर किया। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का पालन करने वाले एक धातु के तार में यदि प्रतिरोध स्थिर रहता है तो उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर को उसके पूर्व मान के आधे तक कम करने से इसके माध्यम से प्रवाहित धारा में क्या परिवर्तन होगा? धारा अपने पूर्व मान की 1/4 रहेगी, धारा स्थिर रहेगी, यह दोगुनी हो जाएगी, या अपने पूर्व मान की आधी रह जाएगी। सही जवाब है विकल्प डी, धारा अपने पूर्व मान की आधी रह जाएगी। ठीक है। तो ओम का नियम क्या है? V = IR। और इस पे जो है कि RRB ग्रुप डी में एक प्रश्न बना भी था, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर घटक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बल्ब केवल बंद परिपथ में ही चमकता है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ली जाती है। विद्युत परिपथ में यदि स्विच खुला है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। सही जवाब है विकल्प ए, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर घटक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है। तो वोल्ट मीटर को किसी घटक के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं, इसलिए यह कथन आपका गलत था। और बल्ब तब चमकता है जब परिपथ बंद होता है और धारा प्रवाहित होती है। परंपरागत धारा की दिशा विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ली जाती है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किस पादप में उसके फलों के फटने से बीज परिक्षेपित होता है? अरंडी, जैंथियम, यूरेना या सूरजमुखी? सही जवाब है विकल्प ए, अरंडी। ठीक है। अरंडी का फल के फटने पर बीज का परिक्षेपण और दूर तक गिरकर अंकुरण। अरंडी के फल पकने पर सूखते हैं और अचानक फट जाते हैं, जिससे कि बीज दूर तक उछलकर गिरते हैं। कुछ पादपों में बीजों का परिक्षेपण फलों के फटने से होता है। ऐसे फलों के पकने पर उनके सूखने से उन पर तनाव उत्पन्न होता है और वे अचानक फट जाते हैं। इनके फटने पर बीज तेजी से उछलकर दूर तक परिक्षेपित हो जाता है। अरंडी के फलों में यह पद्धति स्पष्ट रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 1831 में किसने पहली बार केंद्रक को कोशिका अंगक के रूप में वर्णित किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रूडोल्फ विर्चो या फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek? सही जवाब है आपका विकल्प बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड के पौधों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी। उन्होंने केंद्रक को कोशिका के भीतर एक विशिष्ट संरचना के रूप में वर्णित किया। केंद्रक प्रायः गोल या अंडाकार होता है और यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, 100 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा यदि कैपिटल जी का मान ये है? ठीक है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, 6.67 × 10⁻⁻7। ठीक है। तो समझते हैं कैसे। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी होता है, दोनों वस्तुओं के बीच कार्य करता है। नियतांक ये है जो कि आपके प्रश्न में भी दिया गया है। तो यदि दोनों वस्तुएं 100 केजी की हैं, ठीक है, और दूरी 1 मीटर है,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस में 7, ठीक है, न्यूटन। अगला प्रश्न देखें, कौन सा कथन वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह क्वथनांक से नीचे पृष्ठ से द्रव को गैस में परिवर्तित कर देता है। यह केवल द्रव के क्वथनांक पर ही होता है। तेजी से गर्म करने पर यह ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देता है। गैसीय रूप में परिवर्तन होने से पूर्व द्रव का जमना इसके लिए आवश्यक है। तो सही जवाब है आपका विकल्प ए कि यह क्वथनांक से नीचे पृष्ठ से द्रव को गैस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि वाष्पीकरण द्रव की सतह से किसी भी ताप पर लेकिन क्वथनांक से नीचे होता है। यह एक सतही घटना है जो किसी भी तापमान पर होती है, लेकिन सामान्यतः यह तापमान के बढ़ने पर तेजी से होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आए तो आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।